गुड मॉर्निंग बच्चों, करें शुरू क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? अच्छा, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिए गए हरियाणा के नाम पढ़े थे। मैंने कहा था, अब कोई शोर नहीं करेगा, मैंने कहा था पुराने समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मावर्त कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। बर्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किस देवता से हुई थी? ब्रह्मा जी से हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? हरना कहा था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? लूटना था। जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा था? ऋग्वेद से उत्पन्न कहा था। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था? रज हरियाणे कहा जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य कहा जाता था। और एक योद्धे गणराज्य में भी हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्य कहा जाता था। नानक चंद शर्मा ने हरियाणा को क्या कहा था? आयनिक कहा था। क्या कहा था? आयनिक कहा था। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाई थी? आदि रूपा कहलाई थी। ठीक है, फिर हमने कहा था राहुल शंकरत्यान ने हरियाणा को क्या कहा था? हरि धान्य कहा था। क्या कहा था? हरि धान्य कहा था। किसने कहा था? राहुल शंकरत्यान ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यना। आर्यना का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्यों का घर है। ठीक है, और आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत मैक्स मुल्लर ने क्या कहा था? कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था? देवभूमि कहा था। क्या कहा था? देवभूमि कहा था। एक जो धरणीधर था उसकी एक पुस्तक होती थी अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश में हरियाणा को क्या कहा था? हरिबंका कहा गया था। हरियाणा का सबसे पुराना वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? चाहवन ग्रंथ में हरियाणा का सबसे पुराना वर्णन मिलता है। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब एक बेटा, जैसे ना भारत में एक वंश होता था, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। ठीक है, अरे अब कोई शोर नहीं करेगा। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ठीक है, बड़े स्तर पर तो गुप्त वंश था। वैसे वंश तो बहुत आए थे, ठीक है, लेकिन मौर्य वंश के बाद में तो एक आया था, शुंग वंश आया था। पुष्यमित्र शुंग ने जिसकी स्थापना की। लेकिन ना, बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा था मौर्य वंश का एक राजा होता था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने 8 महाजनपदों को जीता। तो सबसे पहले भारत के एकीकरण का प्रयास किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीते। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बाद कोई ऐसा वंश नहीं आ पाया जो संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे। और मौर्य वंश के बाद एक गुप्त वंश ऐसा था जिसने कुछ हद तक कोशिश की थी भारत को एकता के सूत्र में बांधने की। इसलिए SSC पूछती है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को बोला जाता है? गुप्त काल को। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, चाहे विज्ञान का स्वर्ण काल पूछे तो गुप्त काल को, चाहे कला का स्वर्ण काल पूछे तो गुप्त काल को, चाहे हिंदुओं का स्वर्ण काल बोले तो भी गुप्त काल को कहा जाता है। HSSC ने पूछा था गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता था? श्री गुप्त होता था। उसने 275 ईस्वी में कहते हैं किस वंश की स्थापना की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता था बेटा? श्री गुप्त होता था। उसने किस वंश की स्थापना की थी? गुप्त वंश की स्थापना की। हमें बेटा गुप्त वंश नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं कि गुप्त वंश था ना, इसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अंतिम रूप से प्रयास किया। जैसे ही गुप्त वंश का क्या हुआ? पतन हुआ, तो भारत है ना, वो किस में बंट गया बेटा? छोटे छोटे टुकड़ों में, या छोटे छोटे राज्यों का, या छोटे छोटे राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ठीक है, जैसे ही लिख लो गुप्त वंश के पतन के बाद दोबारा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। गुप्त वंश के बाद भारत दोबारा किस में बंट गया था? छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। किस वंश के पतन के बाद बेटा?
गुप्त वंश के पतन के बाद दोबारा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। अब छोटे छोटे नए राज्य उदय होंगे, ठीक है। उसी प्रकार ना, ठीक है, एक जगह थी मालवा। कौन सी जगह थी बेटा? मालवा। मालवा है मध्य प्रदेश में। कहां पर रहेगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक जगह कौन सी रहेगी? मालवा। ये कहां पर एरिया था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इधर एक यूपी और बिहार का एरिया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और कौन सा एरिया था? बिहार का, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और एक यहाँ का एरिया कौन सा था? बिहार। और एक इसके आसपास असम था। असम को क्या कहा जाता था? कामरूप कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया था बेटा। असम को पुराने समय में क्या कहा जाता था? ये गुप्त वंश के पतन की बाद की बातें बता रहा हूं। गुप्त वंश के पतन के बाद एक मालवा का एरिया था मध्य प्रदेश, जिसका शासक होता था देवगुप्त। कौन होता था बेटा? देवगुप्त होता था। मालवा का जो शासक होता था, मालवा कहां पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश। इसका शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। मालवा का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार का ना एक शासक होता था ग्रह वर्मा। कौन होता था बेटा? ग्रह वर्मा होता था। समझने की कोशिश करो। मालवा का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। और उत्तर प्रदेश और बिहार का राजा कौन होता था? ग्रह वर्मा होता था। मालवा का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। और इस टाइम असम के एरिया को क्या बोला जाता था? कामरूप बोला जाता था। यूपी बिहार का एरिया था, उसका राजा कौन होता था? ग्रह वर्मा। इधर हमारा हरियाणा आ गया। हरियाणा भारत के पेपर में आता है, किस लोकेशन में है? उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा भारत के, यही पूछा गया, हरियाणा भारत के किस लोकेशन में रहेगा? उत्तर पश्चिम में रहेगा। हरियाणा भारत की किस लोकेशन में रहेगा बेटा? उत्तर पश्चिम में। बच्चे उत्तर पूर्व करेंगे, ठीक है। हरियाणा भारत के किस लोकेशन में रहेगा? उत्तर पश्चिम में रहेगा, ठीक है। तो हरियाणा में एक वंश उभर कर आया जिसका नाम होता था वर्धन वंश होता था। और वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? पुष्य भूति वंश के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में कौन सा वंश उभर कर आया बेटा? गुप्त वंश के पतन के बाद वर्धन वंश उभर कर आया। वर्धन वंश का ना मतलब, अगर आपसे पूछे वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है? पुष्य भूति वंश के नाम से जाना जाता है। वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है? पुष्य भूति वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है? वर्धन वंश को जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का एरिया था, पश्चिम बंगाल का एरिया था। यहाँ का एक राजा होता था जिसका नाम होता था शशांक होता था। क्या होता था बेटा? शशांक होता था। लिख लो, पश्चिम बंगाल के एरिया का शासक कौन होता था? शशांक होता था। पश्चिम बंगाल के एरिया का शासक कौन होता था? तो पश्चिम बंगाल का जो शासक होता था उसका नाम क्या होता था बेटा? शशांक होता था। पश्चिम बंगाल का शासक होता था उसका नाम क्या होता था? शशांक होता था, ठीक है। हरियाणा में कौन सा वंश उभर कर आया? वर्धन वंश आ गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रह वर्मा मोखरी वंश का एक राजा होता था, पढ़ाएंगे आज, ठीक है। मालवा का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। और जो पश्चिम बंगाल का राजा कौन होता था? शशांक। और इधर हमारा है ना, ठीक है, जो दक्षिण भारत है ना, इसका एक राजा होता था, ठीक है, जिसका नाम होता था पुलकेशियन द्वितीय। क्या होता था? पुलकेशियन द्वितीय। तो दक्षिण भारत में किसका शासन चलता था? पुलकेशियन द्वितीय। ये किस वंश का राजा होता था? चालुक्य वंश का राजा होता था। दक्षिण भारत में कौन सा वंश था बेटा? चालुक्य वंश होता था। उसका राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय। लिख लो, दक्षिण भारत में एक चालुक्य वंश होता था और उसका राजा कौन होता था? चालुक्य वंश का पुलकेशियन द्वितीय। लिख लो, दक्षिण भारत में एक चालुक्य वंश होता था और चालुक्य वंश का राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय होता था। लिख लो, दक्षिण भारत में कौन सा वंश होता था बेटा?
चालुक्य वंश होता था। लिख लो, दक्षिण भारत में कौन सा वंश होता था? चालुक्य वंश होता था। उसका राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय। ये चार है ना, हमें रियासतें या राजा याद करने हैं। हरियाणा का जो होता था, हरियाणा में वर्धन वंश था। मालवा का शासक कौन होता था? देवगुप्त। पश्चिम बंगाल का राजा होता था शशांक। उत्तर प्रदेश बिहार का होता था ग्रह वर्मा होता था। ठीक है, और इधर नीचे साउथ जो इंडिया होता था, दक्षिण भारत, उसका राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय होता था। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें कौन सा वंश स्टार्ट करना है? वर्धन वंश। और वर्धन वंश को हरियाणा में क्या कहते हैं? पुष्य भूति वंश कहते हैं। वर्धन वंश को हरियाणा में क्या कहा जाता है? पुष्य भूति वंश कहा जाता है। वर्धन वंश को लिख लो, हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? पुष्य भूति वंश के नाम से जाना जाता है। लिख लो, वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाता है? पुष्य भूति वंश के नाम से जाना जाता है। वर्धन वंश को किस नाम से जाना जाएगा? पुष्य भूति वंश के नाम से जाना जाएगा। ये वंश 6ठी शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में आया था बेटा? 6ठी। पेपर में आएगा। 6ठी शताब्दी में हरियाणा में कौन सा वंश था? वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश। 6ठी शताब्दी में हरियाणा में कौन सा वंश होता था बेटा? वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश होता था। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन तो एचएसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया। स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था बेटा? पुष्य भूति ने। किसने बनवाया था? पुष्य भूति ने बनवाया था। और इसका ना पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड, सदा शिव राव भाऊ। लिख लो, ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था ना सदाशिवराव भाऊ ने, उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये दोनों क्वेश्चन आ गए। स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? पुष्य भूति ने बनाया। और स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुष्य भूति ने निर्माण करवाया। और पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया। स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था बेटा? और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। मंदिर किसने बनवाया था? पुष्य भूति। पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ठीक है, अब इस मतलब है ना, वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी है ना, हमें मिलती है कल्लण की पुस्तक है राज तरंगिणी में मिलती है। ठीक है, और इस वंश की जानकारी हमें एहोल, लिख लो, वर्धन वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कल्लण की राजतरंगिणी से, एहोल अभिलेख से। लिख लो, हमें वर्धन वंश की जानकारी कहां से मिलती है? कल्लण की राजतरंगिणी से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, जो कल्लण की राजतरंगिणी है ना, ये किसके इतिहास पर लिखी गई है? कश्मीर के, वेरी गुड, कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। कल्लण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है ना, ये किसके इतिहास पर लिखी गई है बेटा? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। कल्लण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, ये किसके इतिहास पर लिखी गई है? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। कल्लण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, किसके इतिहास पर लिखी गई है? कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। और कल्लण की राजतरंगिणी में किसकी जानकारी मिलती है हमें? वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना गया? पुष्य भूति वंश। किस शताब्दी में आया? और इसका ना मतलब संस्थापक पुष्य भूति था, तो इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? पुष्य भूति वंश। पुष्य भूति ने किसका मंदिर का निर्माण करवाया? स्थानेश्वर के शिव मंदिर। पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। एक है ना, अब बेटा जो वर्धन वंश के बारे में ना जो सबसे ज्यादा जानकारी देता है वो है बांसखेड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बांसखेड़ा अभिलेख। और ये अभिलेख मिला है हमें बेटा शहजाद
शहजादपुर, और शहजादपुर कहां पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, लिख लो। बांसखेड़ा अभिलेख हमें वर्धन वंश की जानकारी देता है, और बांसखेड़ा अभिलेख हमें कहां से मिला है? शहजादपुर यूपी से मिला है। लिख लो, बांसखेड़ा अभिलेख कहां से मिला है? शहजादपुर यूपी से मिला है। ये हमें किस वंश की जानकारी देता है? वर्धन वंश की जानकारी देता है। लिख लो, ये अभिलेख महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया था। बांसखेड़ा अभिलेख किसने लिखवाया बेटा? महाराजा हर्षवर्धन ने कौन सा अभिलेख लिखवाया? बांसखेड़ा अभिलेख लिखवाया। महाराजा हर्षवर्धन ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था? बांसखेड़ा अभिलेख लिखवाया। और ये हमें किस वंश की जानकारी देता है बेटा? वर्धन वंश की जानकारी देता है। किसने लिखवाया था ये? महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया। रियल में अगर कोई इंसान अगर कोई अभिलेख अपने बारे में लिखवाता है तो उसमें उस वंश की सारी डिटेल मिलेगी। तो वर्धन वंश की सबसे सटीक जानकारी पूछे कौन सा अभिलेख देता है? बांसखेड़ा अभिलेख। कहां से मिला? शहजादपुर कहां पर है? किसने लिखवाया? किस शताब्दी में वर्धन वंश था? 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश। संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। कौन सा मंदिर बनवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदा। किस वंश के पतन के बाद आया? गुप्त वंश के। मालवा में कौन शासक था? देवगुप्त। मालवा का एरिया कहां पर पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। असम का क्या कहा जाता था? उत्तर प्रदेश बिहार में शासक कौन था? ग्रह बर्मा। पश्चिम बंगाल में शासक कौन था? शशांक। दक्षिण भारत में कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। अब है ना, जो बांसखेड़ा अभिलेख कहता है कि एक राजा हुआ बेटा नरवर्धन। ये बांसखेड़ा अभिलेख कहता है एक राजा कौन हुआ? नरवर्धन। उसने शादी कर ली, बर्जनी से शादी कर ली। लिख लो, कौन सा राजा हुआ बेटा? नरवर्धन। उसने शादी किससे कर दी? बर्जनी से शादी कर ली। और इसका बेटा हुआ राज्यवर्धन प्रथम। और राज्यवर्धन प्रथम ने शादी कर ली अप्सरा से। किससे कर ली? अप्सरा से। इनका एक बेटा हुआ, ठीक है, रानी का नाम है अप्सरा, ठीक है। नरवर्धन ने शादी किससे कर ली थी? बर्जनी से शादी कर ली। और उसका बेटा क्या हुआ? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने किससे शादी कर ली? अप्सरा से शादी कर ली। इनका बेटा हुआ आदित्य वर्धन। और आदित्य वर्धन ने ना शादी कर ली महासेन गुप्ता से। किससे कर ली? महासेन गुप्ता से। इनका बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने शादी कर ली यशोमती से। इनकी 3 संतान हुई। एक का नाम था महाराजा हर्षवर्धन होता था, एक का नाम होता था राज्यवर्धन सेकंड होता था, एक इनकी बेटी होती थी जिनका नाम क्या होता था? राजश्री होता था। ये डिटेल है ना हमें किस अभिलेख में मिलती है? बांसखेड़ा अभिलेख में मिलती है। लिख लो, ये स्ट्रक्चर याद कर लो। याद हो जाए तो दी बेस्ट है, अदरवाइज है ना प्रभाकर वर्धन तो याद करना ही पड़ेगा। प्रभाकर वर्धन ने शादी की थी यशोमती से और इनकी 3 संतान थी, राज्यवर्धन सेकंड, महाराजा हर्षवर्धन और राजश्री। तीनों याद हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऊपर से याद करो, नरवर्धन इधर, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, बर्जनी, अप्सरा, महासेन गुप्ता और यशोमती। 4 इस साइड के याद कर लो, 4 उस साइड के, बर्जनी, अप्सरा, महासेन गुप्ता, यशोमती। इस साइड के 4 याद कर लो, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, फिर उस साइड के दोबारा याद करो। ठीक है, वर्जनी, अप्सरा, महासेन गुप्ता, यशोमती। इस साइड के 4 दोबारा याद करो, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने जब शादी की यशोमती से 3 संतान, राज्यवर्धन सेकंड, राजश्री और महाराजा हर्षवर्धन। याद रह जाएगा ना? ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद हो जाए तो दी बेस्ट है, अदरवाइज है ना HSSC यहां से ये 3 ये भी याद हो गई ना तो आपका काम चल जाएगा। ये बड़े लेवल के एग्जाम में ये डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे,
हरियाणा इतने से काम चला लेगा कि प्रभाकर वर्धन ने किससे शादी की थी? यशोमती से शादी की। कितनी संतान हुई? 3। राज्यवर्धन, राजश्री, महाराजा हर्षवर्धन। तो महाराजा हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माँ का नाम यशोमती था, बहन का नाम राज्यश्री था, भाई का नाम राज्यवर्धन सेकंड था। इतना भी याद हो गया तो बहुत है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, प्रभाकर वर्धन था ना, इसके टाइम में जो थानेसर था ना, इसको स्थानेश्वर कहा जाता था। तभी तो मैंने कहा था स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? पुष्यपुत्र। जो थानेसर है ना, उसको इस टाइम क्या बोला जाता था? स्थानेश्वर। थानेसर में ना प्रभाकर वर्धन के टाइम में विद्रोह हो गया। क्या हो गया बेटा? और विद्रोह होता है ना, या तो राजा खुद जाएगा विद्रोह को दबाने के लिए, या अपने बड़े बेटे को भेजता था। ठीक है, तो इसने, इसका बड़ा बेटा कौन था बेटा? राज्यवर्धन सेकंड। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने किसको भेजा? राज्यवर्धन सेकंड को भेजा। राज्यवर्धन सेकंड जैसे ही विद्रोह को दबाने गया ना, पीछे से बेटा किसकी मृत्यु हो गई? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन ऐसा राजा था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन है ना, प्रभाकर वर्धन लिख लो, इस वंश का पहला प्रतापी राजा था। वर्धन वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? प्रभाकर वर्धन। 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक वह क्या रहा था? राजा रहा था। लिख लो, प्रभाकर वर्धन कब से कब तक राजा रहा था? 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक राजा कौन रहा था? प्रभाकर वर्धन राजा रहा। अगर पूछे पुष्यभूति वंश का पहला प्रतापी राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। कब से लेकर कब तक राजा रहा बेटा? 580 से लेकर 605। इस वंश का पहला, देखो संस्थापक तो पुष्यभूति था, लेकिन पहला प्रतापी राजा कौन होता था? प्रभाकर। वैसे राजा तो नरवर्धन भी तो हुआ था ना। ठीक है, राज्यवर्धन प्रथम भी हुआ था। ठीक है, आदित्यवर्धन भी हुआ, लेकिन पहला प्रतापी राजा कौन आया इसका? प्रभाकर। शासनकाल कब से कब तक है? 580 से 605। महाराजा हर्षवर्धन का क्या है? ये पिता। राज्यवर्धन सेकंड का क्या है? राजश्री का क्या है? यशोमती का क्या है? पति है। ठीक है, तो अब 580 से लेकर कब तक राजा रहा? ये 605 तक क्या रहा था? राजा रहा था। ठीक है, ये इसने ना महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की। और एक परमार भट्ट की उपाधि धारण की। लिख लो, प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परमार भट्ट की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। लिख लो, इसने महाराजा धीराज और परमार भट्ट की क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी बेटा? महाराजा धीराज की। और परमार भट्ट की क्या धारण की थी इसने? उपाधि धारण। किसने उपाधि धारण की थी? किसकी? इसकी। और इसने ना पहली बार किसको हराया? हुणों को हराया। ये पेपर में HSSC ने पूछा था कि महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में सबसे ज्यादा कौन सी जाति आक्रमण करती? हुण। लिख लो, सबसे पहले हुणों को किसने हराया था? प्रभाकर वर्धन ने हराया। अगर हुणों को हराएगा तभी तो ये प्रतापी राजा होगा ना। लिख लो, इस वंश का पहला प्रतापी राजा कौन होता था? तब आपका आंसर क्या होगा? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने किसको हराया था बेटा? हुणों को। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज और परमार भट्ट। तो प्रभाकर वर्धन के टाइम में एक बार विद्रोह कहां पर हो गया? थानेसर को क्या कहा जाता था? स्थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला क्या होता था? कौन कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज और परमार भट्ट की। किसको हराया? इसके टाइम में विद्रोह कहां पर हुआ? थानेसर को क्या कहा जाता था? तो इसने अपने, मैंने कहा विद्रोह जब भी होगा या राजा खुद जाएगा अपने बेटे को, तो इसने अपने किस बेटे को भेजा? राज्यवर्धन सेकंड को। अब राज्यवर्धन सेकंड है ना, विद्रोह को दबाने के लिए चला गया और पीछे से ना, मतलब है प्रभाकर वर्धन की क्या हो गई? मृत्यु। पुराने टाइम में भारत में एक प्रथा होती थी जिसे सती प्रथा
कहा जाता था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी बेटा जिसमें क्या होता था, जिस भी पत्नी का पति मर जाता था ना, उसके पति की चिता के साथ पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा होती थी। तो हमारा समाज है ना, स्टार्टिंग से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। आज भी पुरुष प्रधान समाज है। कहने को हम कुछ भी बोल दे, लेकिन आज भी पुरुष प्रधान समाज रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी की मृत्यु हो जाए और पति को उसकी चिता में जलाया गया। ऐसा कभी हमने एग्जाम्पल नहीं सुना। तो कहते हैं इस प्रथा के विरुद्ध एक बार राजा राम मोहन रॉय थे, उनके भाई की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। तब राजा राम मोहन रॉय ने ना 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इस प्रथा पर क्या लगवाई थी, रोक लगाई थी। तो इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त कब किया गया बेटा, 1829 में। और सती प्रथा के ना सबसे पहले प्रमाण है ना, अगर वैसे तो गुप्त वंश में भी सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे, जब मैं आपको मिडिवल इंडिया करवा रहा था, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि एक लुटेरा आया था, ठीक है, 712 में, नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो राजा दाहिर की पत्नी ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया। एक तरफ का वही ही सती प्रथा का ही एग्जाम्पल है। तो ये सती प्रथा के एग्जाम्पल हमें गुप्त वंश में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई ना, तो यशोमती मां क्या हो गई, सती हो गई। ठीक है, तो इधर राज्यवर्धन को पता नहीं था, वो किसको दबाने में गया हुआ था, पीछे से उसके पिता की क्या हो गई, और उसकी मां क्या हो गई, सती हो गई। बेचारे को इन दोनों का समाचार ही नहीं मिल पाया, क्योंकि पुराने टाइम में राजा जब विद्रोह दबाने जाता था तो महीनों लग जाते थे उस विद्रोह को दबाने में। आज की तरह सोशल मीडिया था नहीं कि इस खबर को आग की तरह फैला दो। ठीक है, ये चीज हो गई है। ठीक है, आज तो कोई भी खबर होती है सोशल मीडिया पर हाथों हाथ वायरल हो जाती है। ठीक है, पहले व्हाट्सएप वगैरह थे नहीं, तो बेचारे को पता नहीं चल पाया। आजकल तो कोई छोटी सी खबर है ना, तो वो हाथों हाथ क्या हो जाती है, ग्रुप वगैरह में वायरल हो जाती है। पीछे आपने सुना होगा, आज से 7-8 साल पहले चोटी काटने वाले आते थे, सुना था कि नहीं सुना था। ठीक है, तो वो चोटी काटने वाले आते ना, शाम को मैसेज आ जाते, बोला आज चोटी काटने वाले फतेहाबाद से चले हैं। ठीक है, वो फला फला गांव में जाएंगे। अरे तेरे से पूछ के जाएंगे क्या वो। ठीक है, बोला इस मैसेज को आग की तरह फैला दो। ठीक है, तो ये होता था पहले के टाइम में और आज के टाइम में, ये अंतर है। पहले ये कई मतलब शायरियां भी बनने लग गई थी, बोला तेरी जुल्फों के साए में सो लेने दे, तेरी जुल्फों के साए में सो लेने दे, पता नहीं कब चोटी कट जाए। ठीक है, तो ये चीजें पुराने टाइम में चलती आ रही थी। ठीक है, आज मतलब इसको बेचारे को पता ही नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब ये घर आया ना, जैसे ही कौन घर आया, राज्यवर्धन, ये जीत कर आया, विद्रोह को दबा कर आया। खुशी थी कि पापा शाबाशी देंगे, पता चला पीछे से पापा की क्या हो गई, मृत्यु, और इसके मतलब मां क्या हो गई, सती हो गई। इधर क्या हुआ था बेटा, जो राजश्री थी ना, कौन थी, राजश्री, इसकी शादी कर दी गई गृह बर्मा से। पहले शादी हो चुकी थी प्रभाकर वर्धन के टाइम में, राजश्री की शादी किससे हो गई थी, और ये मोखरी वंश था। यहाँ पर कौन सा वंश था बेटा, और गृह बर्मा कहाँ का राजा होता था, यूपी और बिहार का राजा होता था। तो हरियाणा के वैवाहिक संबंध किसके साथ थे, यूपी और बिहार के साथ हरियाणा के संबंध। देखो यूपी बिहार से हरियाणा के पुराने संबंध थे। ठीक है, आज भी चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो राजश्री की शादी किससे कर दी गई, गृह बर्मा। तो हरियाणा में वर्धन वंश था, वहां पर मोखरी वंश था, तो वहां उनके पास है ना यूपी और बिहार का एरिया था। ठीक है, अब जैसे ही ना राज्यवर्धन उस विद्रोह को दबाकर आया ना, तो उसको पता चला कि उसके पिता किसकी मृत्यु हो गई है, प्रभाकर। राज्यवर्धन क्या है, ये सेकंड है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। इधर इसकी मां यशोमती मां क्या हो गई है, सती हो गई है। ठीक है, अब इसको खबर मिली जैसे ही ना, क्योंकि इसका पिता गद्दी पर 580 से लेकर कब तक राज, 605। तो 605 में गद्दी पर कौन बैठता है, राज्यवर्धन। सेकंड गद्दी पर कब बैठता है, 605।
अब ये 605 में जैसे ही गद्दी पर बैठा ना, तो इसको सूचना मिली जो गृह बर्मा है ना, ठीक है, इसकी मैंने बताया था एक मालवा का शासक होता था, नाम क्या था? देवगुप्त। देवगुप्त ने ना गृह बर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। देवगुप्त ने गृह बर्मा की क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। तो एक राज्यवर्धन है ना, एक छोटी सी उम्र में ना सैकड़ों परेशानियां सामने आ गई। पापा को खो दिया, मां को खो दिया और अपने जीजा जी को खो दिया, ठीक है। अब इसको खबर मिली कि इसने ना मालवा के शासक देवगुप्त ने किसको मार दिया? इसके बहनोई को मार दिया और इसकी बहन राजश्री को क्या बना लिया? बंदी बना लिया, ठीक है। अब इसने ना राज्यवर्धन सेकंड ने क्या किया? मालवा के शासक देवगुप्त पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को मार दिया। तो देवगुप्त को मारकर है ना अपने बहनोई की मौत का क्या ले लिया? इसने बदला ले लिया। अब यहां से ना जो मालवा का शासक देवगुप्त, देखो स्टोरी समझने की कोशिश करो। पहले है ना गृह बर्मा कौन था? यूपी और बिहार का राजा था, मोखरी वंश का था। इसकी शादी महाराजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री से हो गई। अब राज्य प्रभाकर वर्धन के टाइम में थानेसर में विद्रोह हुआ, दबाने के लिए बड़े बेटे राज्यवर्धन सेकंड को भेजा, विद्रोह तो दबा दिया, आया, पिता की मृत्यु हो गई, माता सती हो गई और इसकी बहन के जो पति थे उसको किसने मार दिया? मालवा के शासक देवगुप्त ने। तो ये 605 में गद्दी पर बैठते ही ना तो इसने आक्रमण इसको किस पर करना पड़ा? मालवा के शासक है, और देवगुप्त को इसने क्या कर दिया? मार दिया। अब देवगुप्त का एक दोस्त था जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एरिया कौन था? शशांक। ये गौड़ वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? गौड़ वंश का राजा था। पेपर में आया था शशांक किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। लिख लो, ये आ चुका है। शशांक किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। भगवान शिव का मतलब अनुयायी होता था शशांक। लिख लो, शशांक किस धर्म को मानता था बेटा? बता दो। शैव धर्म को मानता था। कौन मानता था शैव धर्म को? शशांक। और शशांक ने ना एक बोध गया, बिहार है ना, ठीक है, एक शशांक ने ना बेटा बोधि वृक्ष कटवाया था। ये पेपर में आया था। शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवा दिया था? बोधि। महात्मा बुद्ध के टाइम का एक वृक्ष था बोधि वृक्ष। पेपर में 101% आएगा। शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवा दिया था बेटा? बोधि वृक्ष कटवा दिया था। शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवा दिया था? बोधि वृक्ष। क्यों कटवा दिया था? क्योंकि वो शैव धर्म को मानता था और वो बुद्ध धर्म से संबंधित वृक्ष था, तो इसने क्या कर दिया? उसको कटवा दिया। तो वो बोधि वृक्ष किसके टाइम का था बेटा? महात्मा बुद्ध। कटवा किसने दिया उसको? शशांक ने उसको कटवा दिया। अब ये शशांक था ना बेटा, ये मालवा के शासक देवगुप्त का दोस्त था। शशांक किसका दोस्त था? अगर देवगुप्त को मार दिया राज्यवर्धन सेकंड ने, तो क्या ये राज्यवर्धन सेकंड से बदला नहीं लेगा? क्योंकि ये किसका दोस्त था? ये सच्चा दोस्त था। दोस्त तो आज भी आपके 10, 12, 50, 100, 150, 500 होंगे, लेकिन ये उन जैसा दोस्त नहीं था, ये सच्चा दोस्त था। सरदार भगत सिंह ने एक बात बोली थी कि यार और हथियार है ना, टाइम आने से पहले परख लेने चाहिए, ठीक है। कहीं आप हथियार के चक्कर में कब्जा छुड़वाने चले जाओ पिस्टल लेकर, वो चले ना, वहां पर सर्विस हो जाएगी, ठीक है। तो यार और हथियार है ना, टाइम आने से पहले परख लेने चाहिए, ठीक है। मतलब परखोगे तो वही आर्यभट्ट की तरह जीरो का आविष्कार हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट ने ऐसे ही तो जीरो का आविष्कार किया। बेटा एक दिन कमरे में गिन रहा था, ऐसे कौन से दोस्त है तेरे मजबूरी में काम आए, जीरो का आविष्कार हो गया। यहीं से जीरो का आविष्कार हुआ। वैसे आर्यभट्ट ने कोई खोज नहीं की थी, मुसीबत में दोस्त गिन रहा था कितने काम आए, तो जीरो का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से ना क्या हुआ, ये शशांक इसका सच्चा दोस्त था, ठीक है। सच्चा दोस्त है ना, उसको दुख होता है कि तेरे भाई को इसने मार दिया। तो इसने ना, शशांक ने क्या किया, एक चाल खेली, ट्रेप जाल होता है, एक जाल बिछाया। तो इसने ना संदेशा भेजा राज्यवर्धन सेकंड को कि मेरी ना एक बहन है और उसकी मैं क्या करना चाहता हूं,
शादी करना चाहता हूं। बोला आपसे ना योग्य वर मेरे को इस जहां में नहीं मिलेगा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, बढ़ा चढ़ाकर। बोला रावण की मतलब हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि लंका जल गई। ठीक है, अब आग लगने से पहले लंका कैसे जल गई? ठीक है, बोला राणा ने देखा उस पार तो चेतक उस पार। अरे चेतक इतनी देर में कैसे उस पार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को पेश करना। ठीक है, तो इसने कहा कि मैंने ना दिया लेकर ढूंढूंगा तो भी आप जैसा वर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा पत्र भेजा। ठीक है, इधर इसने ना अपने पिता को खो दिया, मां को खो दिया, बहनोई को खो दिया, तो ये भी तो अपना वंश मतलब वृद्धि तो करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ना शशांक के इसको पता नहीं था। अगर ये दूरदर्शी होता तो इसको पता होता कि मालवा के शासक देवगुप्त का दोस्त कौन है, शशांक। अगर ये दूरदर्शी होता, दूरदर्शी ये नहीं था तो ये किसके पास चला गया? शशांक के पास है चला गया। शशांक ने अच्छी आव भगत की, खूब अच्छे से काजू कतली वगैरह खूब खिलाई इसको। ठीक है, लेकिन रात को जैसे ये सोया सुबह उठे नहीं पाया तो शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन को। देखो स्टोरी कैसे घूम रही है। राज्यवर्धन सेकंड विद्रोह को दबाने गया, पीछे से अपने पिता प्रभाकर वर्धन, मां यशोमती को खो दिया। 605 में राजा बना तो अपने बहनोई गृह बर्मा को खो दिया। बहनोई की मौत का बदला ले लिया मालवा के शासक देवगुप्त को मारकर, और देवगुप्त के दोस्त शशांक ने राज्यवर्धन सेकंड को मार दिया। अब इस स्टोरी में एक तो शशांक बच गया, एक राजश्री बच गई और एक महाराजा हर्षवर्धन। यहीं से महाराजा हर्षवर्धन का अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, रियल टॉपिक यहां से शुरू होता है। महाराजा हर्षवर्धन जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में जन्म हुआ। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन का क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये गद्दी पर कब बैठा बेटा? 606 में। 605 से 606 तक इसका भाई कौन था? राज्यवर्धन सेकंड। उससे पहले प्रभाकर वर्धन इसका पिता। तो 606 में गद्दी पर बैठा तो महज कितने साल का बैठ गया बेटा? 16 वर्ष का एक लड़का कहां पर बैठता है? गद्दी पर बैठता है। तो महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे उम्र कितनी थी? महज कितने साल का था? 16 साल का लड़का था। पेपर में आया महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर किस शताब्दी में बैठे? शताब्दी हमेशा आगे चलती है। ठीक है, 601 होते ही कौन सी शताब्दी शुरू हो गई? 801 होते ही कौन सी शताब्दी शुरू हो गई? 701 होते ही कौन सी शताब्दी शुरू हो गई? अभी 2000 मतलब 25 चल रहा है, कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। और 2101 होते ही कौन सी हो जाएगी? 22वीं शताब्दी। ठीक है, तो महाराजा हर्षवर्धन का जन्म किस शताब्दी में हुआ होगा? 6ठी शताब्दी में। गद्दी पर किस शताब्दी में बैठे? 7वीं शताब्दी में गद्दी पर बैठे। अब ये गद्दी पर बैठे ना, एक और तो इसको अपने भाई की मौत का बदला किससे लेना था, और दूसरा क्योंकि उस टाइम भारत में कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। राजश्री का पति मर गया ना, गृह बर्मा की हत्या कर दी गई है ना, तो इस राजश्री भी क्या होगी? सती होगी। तो इसके सामने ना 16 साल का लड़का है। ठीक है, एक तो इसको थानेसर जो हरियाणा का एरिया है वो संभालना है, एक अपनी बहन का जो पास यूपी बिहार का एरिया है वो संभालना है। ठीक है, इधर मालवा का शासक को मार्ग दिया गया है मध्य प्रदेश है, वो भी संभालना है। एक 16 साल का लड़का, इमेजिन करो। ठीक है, एक 16 साल का लड़का, ठीक है, एक 16 साल के लड़का राजा बनता है। इतना माइंड विकसित नहीं होता 16 साल में। आज आप सोच पा रहे हो, 16 साल में सोचो आपकी सोच कितनी रही होगी। और ये बंदा उस टाइम क्या बनता है? राजा बनता है। राजा बनते ही शशांक पर आक्रमण किया, शशांक को हरा दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने मार दिया, कुछ कहते हैं शशांक यहां से भाग गया। मतलब कुल मिलाकर शशांक से इसने क्या ले लिया? बदला ले लिया। अब ये ना इसको पता था कि तेरी बहन है ना वो कभी भी सती हो सकती है। तो जैसे ही पहले तो इसकी बहन को बंदी बनाया गया, शशांक को मारते ही ना राजश्री कहते हैं वहां पर विंध्याचल के जंगल थे। विंध्या वहां पर कौन से जंगल थे बेटा? विंध्याचल के
जंगल थे, उसमें ना विंध्याचल के जंगल में कौन भाग गई? राजश्री भाग गई। क्या होने के लिए? सती होने के लिए। कहते हैं राजश्री है ना पहाड़ से नीचे छलांग लगाने वाली थी कि वहां पर कौन पहुंच जाते हैं? महाराजा हर्षवर्धन पहुंच जाते हैं। और महाराजा हर्षवर्धन को पता था कि वैसे तो ये मानेगी नहीं, तो इसने कुछ नहीं कहा। इसने एक बात कही, बहन मैंने अपने पिता को भी खो दिया, अपनी माँ को भी खो दिया, अपने भाई को भी खो दिया, अपने जीजा जी को भी खो दिया। अगर मैं आपको भी अभी खो दूंगा ना, आप नहीं मरोगे, हम दोनों साथ है मरेंगे। ठीक है, पूरा इमोशनल किया इसने। बोला दीदी आप नहीं मरोगे, मैं भी आपके साथ है मरूंगा। इसको पता था तू रोकेगा तो हाथ जोड़ेगा तो वो नहीं रुकेगी। बोला तेरे से पहले मैं छलांग लगाऊंगा। ठीक है, अब बहन सोची अगर ये छलांग लगा गया तो पिता की सारी विरासत ही खत्म हो जाएगी। तो इसने कैसे भी करके कन्विंस कर लिया, अपनी बहन को सती नहीं होने दिया। और इसने अपनी बहन को ना कहां की गद्दी पर बिठा दिया? यूपी बिहार, उस एरिया को कन्नौज कहा जाता था। कन्नौज यूपी में है, तो कन्नौज की गद्दी पर किसे बिठा दिया? राजश्री। हम वैसे ही पढ़ते हैं रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जो गद्दी पर बैठी। उससे पहले तो कन्नौज की गद्दी पर कौन बैठ चुकी थी? राजश्री। इसका इतिहास में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। तो महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी बेटा थानेसर। कौन सी थी? थानेसर। और दूसरी राजधानी इसने किसको बना लिया? कन्नौज। तो लिख लो महाराजा हर्षवर्धन की कितनी राजधानी थी? 2। ये पेपर में आ चुका है। महाराजा हर्षवर्धन की कितनी राजधानी होती थी बेटा? 2 राजधानी होती थी। महाराजा हर्षवर्धन की कितनी राजधानी होती थी? 2। कौन कौन सी 2 होती थी? पहली कौन सी होती थी? दूसरी कौन सी होती थी? कन्नौज होती थी। पेपर में आया, ये एचएसएससी ने पूछा महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को राजधानी किस शताब्दी में बनाया? 7वीं शताब्दी में बनाया। तो कन्नौज को भी किस शताब्दी में बनाया होगा? 7वीं शताब्दी। लिख लो महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर को और कन्नौज को किस शताब्दी में राजधानी बनाया था? बता दो। 7वीं शताब्दी में इसने दोनों को क्या बना लिया अपनी? किस किस को बनाया बेटा? और किसको बना लिया? कन्नौज को अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। ठीक है, इसने ना राजा बनते ही शशांक से भी बदला ले लिया, अपनी बहन को भी सती होने से बचा लिया। ठीक है, अब क्या है कि 590 में जन्म हुआ, 606 में गद्दी पर बैठे, 612 में ना इसने शीलादित्य की उपाधि धारण की। ये पेपर में आ चुका है। महाराजा हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था? शीलादित्य और देवपुत्र। लिख लो 612 में महाराजा हर्षवर्धन ने शीलादित्य और देवपुत्र की उपाधि धारण की। 612 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन ने शीलादित्य और किसकी उपाधि धारण की थी बेटा? देवपुत्र की उपाधि धारण की। किसने उपाधि धारण की थी? महाराजा किसकी? शीलादित्य और देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कब की थी? 612 में। ठीक है, अब कहते हैं महाराजा हर्षवर्धन है ना, जो आप कुंभ का मेला पढ़ रहे हो ना, कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था? महाराजा हर्षवर्धन होता था। लिख लो कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था? महाराजा हर्षवर्धन ऐसा राजा था जिसने किस मेले की शुरुआत की थी बेटा? बता दो। कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला कौन होता था? महाराजा हर्षवर्धन होता था। कहाँ किस मेले की शुरुआत की थी? कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? महाराजा हर्षवर्धन ने की। और इसके टाइम में ना, ठीक है, जो राज्य होता था बेटा उसको भुक्ति कहा जाता था। राज्य को इसके टाइम में क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के नीचे एक विषय होता था और विषय की देखभाल करने वाला विषय पति होता था। लिख लो महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में राज्य को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति के नीचे क्या आता था? विषय आता था। और विषय की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता था? विषय पति कहा जाता था। लिख लो महाराजा हर्षवर्धन के समय में राज्य को भुक्ति कहा जाता था
और जो भुक्ति की देखभाल मतलब भुक्ति के नीचे क्या होता था, विषय होता था, और विषय की देखभाल कौन करता था, विषयपति करता था। क्या करता था, विषयपति करता था। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में राज्य को क्या कहा जाता था, भुक्ति, और भुक्ति के नीचे क्या होता था, विषय, और विषय की देखभाल करने वाला कौन होता था, विषयपति होता था। कौन होता था बेटा, विषयपति होता था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। और महाराजा हर्षवर्धन ने ना बेटा कहते हैं एक बार है ना, ठीक है, प्रयाग में, प्रयागराज है ना, कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें सभी धर्मों के लोग आए थे। ठीक है, महाराजा हर्षवर्धन ने प्रयाग में, यूपी प्रयाग में, महाराजा हर्षवर्धन ने, लिख लो, प्रयाग में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें सभी धर्मों के क्या आए थे, लोग आए थे। और महाराजा हर्षवर्धन है ना, ये कन्नौज में ना प्रत्येक 5 वर्ष बाद है ना, कहां पर बेटा, कन्नौज में प्रत्येक कितने वर्ष बाद आयोजन करवाते थे, 5 वर्ष बाद आयोजन करवाते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कन्नौज में एक सभा का आयोजन करवाते थे। महाराजा हर्षवर्धन कन्नौज में प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक सभा का आयोजन करवाते थे, जिसे क्या बोला जाता था बेटा, महामोक्ष परिषद। और इसने एक सभा का आयोजन कहां पर करवाया जिसमें सभी धर्म के लोग आए, प्रयाग में करवाया। प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहां पर होता था, कन्नौज। महाराजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी। कन्नौज में कितने वर्ष बाद में आयोजन करवाते थे, 5 वर्ष बाद। एक बार कहां पर करवाया, प्रयाग में, जिसमें सभी धर्मों के क्या आए थे बेटा, लोग आए थे। कहां पर आयोजन करवाया था इसने, प्रयाग में आयोजन करवाया, जिसमें सभी धर्मों के क्या आए थे, बता दो, याद रह जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहां पर होता था, बता दो, कन्नौज में। कन्नौज कहां पर रहेगा आपका, यूपी में रहेगा। एक आयोजन इसने कहां पर करवाया था, बता दो, प्रयाग में, जिसमें सभी धर्मों के क्या आए थे, लोग आए थे, जिसे क्या कहा जाता है, महामोक्ष परिषद कहा जाता है। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में राज्य को क्या कहा जाता था, भुक्ति के नीचे क्या होता था, विषय का प्रमुख कौन होता था, प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होता था, महामोक्ष परिषद। कहां पर होती थी, महाराजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी। और एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन कहां पर करवाया, प्रयाग, जिसमें सभी धर्मों के। एक महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में ये आ गया, कौन सी जाति आक्रमण करती थी, हूण जाति आक्रमण करती थी। महाराजा हर्षवर्धन के समय कौन सी जाति आक्रमण करती थी बेटा, हूण जाति। और सबसे पहले हूणों को किसने हराया था, प्रभाकर वर्धन ने हराया था। याद रह जाएगा ना। अब क्या होता है बेटा, 629 ईस्वी की बात है, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आया जिसका नाम क्या था, हवेन स्वांग। हवेन स्वांग की रचना कौन सी थी, सीयू की। हवेन स्वांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित। ठीक है, और इसको कहा जाता है, लिख लो, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि। आधुनिक भारत का शाक्य मुनि किसको कहते हैं बेटा, हवेन स्वांग को। हवेन स्वांग की रचना कौन सी है, सीयू की है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, वर्धन वंश की जानकारी एहोल अभिलेख देता है, कल्लन की राजतरंगिणी देती है, बांसखेड़ा अभिलेख देता है, और एक कौन सी देती है, सीयू की। एक बाण भट्ट की हर्षचरित्र भी देती है, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हवेन स्वांग कब आया, 629 में। कहां का यात्री था बेटा, चीनी यात्री था। भारत में ये बौद्ध धर्म को सीखने के लिए आया था। आज जो मतलब है ना, चीन में कौन सा धर्म चलता है बेटा,
बौद्ध धर्म चलता है। आज भी चाइना में कौन सा धर्म चलता है? बौद्ध धर्म चलता है। ठीक है, श्रीलंका में भी कौन सा धर्म चलता है? बौद्ध धर्म चलता है। तो चीनी यात्री कौन आया बेटा? हवेनस्वा। उसे क्या कहते हैं? वैसे शाक्य मुनि बोलते हैं महात्मा बुद्ध को, लेकिन आधुनिक भारत का शाक्य मुनि किसे कहते हैं? हवेनस्वा। उसे नीति का क्या कहा जाता था? पंडित। यात्रियों का क्या कहा जाता था? राजकुमार कहा जाता था। पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। सीयू की पुस्तक है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि। और ये ना 634 में हरियाणा आया था। ये HSSC ने पूछा था। हवेनस्वांग भारत तो 629 में आया, हरियाणा कब आया? और 644 ईस्वी तक ये कहां पर रहा? हरियाणा में रहा। लिख लो, हवेनस्वांग हरियाणा कब आया? 634 में। और हरियाणा में कब तक रहा? ये 644 तक रहा। हरियाणा में कब से कब तक रहा? ये 634 से लेकर 644 तक ये कहां पर रहा? हरियाणा में रहा। आया कब था? रहा कब था? भारत कब आया था? हरियाणा कब आया? कब तक रहा? 644 ईस्वी में। अब एक है ना महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त था और दरबारी कवि था, जिसका नाम क्या था? बाणभट्ट। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त और दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कौन सी थी बेटा? हर्ष चरित्र। बाणभट्ट की क्या होती थी रचना? एक कादम्बरी। कादम्बरी हरियाणा के बारे में तो नहीं है, फिर भी आ सकता है। महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त कौन होता था? बाणभट्ट। उसकी रचना कौन सी होती थी? हर्ष चरित्र और कादम्बरी। ये क्वेश्चन बना था बेटा कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती मां सती हो गई, इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? तो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में इसकी जानकारी मिलती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन सती हो गई थी? यशोमती। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? बाणभट्ट की पुस्तक है हर्ष चरित्र में इसकी क्या मिलती है? जानकारी। कौन सती हो गई थी? किसकी मृत्यु के बाद? इसकी जानकारी कौन देती है? बाणभट्ट की हर्ष चरित्र इसकी क्या देती है? हमें जानकारी देती है। तो महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त और दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। रचना पूछे तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी। महाराजा हर्षवर्धन है ना खुद राइटर थे। इनकी रचना लिख लो, रत्नावली। हाँ, प्रियदर्शिका, नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद लिख लो। महाराजा हर्षवर्धन की 3 रचना लिख लो, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। महाराजा हर्षवर्धन की तीनों रचना लिख लो, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। महाराजा हर्षवर्धन की तीनों रचना लिख लो बेटा, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराजा हर्षवर्धन की तलवार में जितना दम था ना, उतना ही दम उसकी कलम में भी था। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ठीक है। और बाणभट्ट की कौन सी थी? हर्ष चरित्र थी। ठीक है। और कादम्बरी। हवेनस्वांग की ये सारी रचनाएं हमें किस वंश के बारे में जानकारी देगी? वर्धन वंश के बारे में जानकारी देगी। अब क्या होता है बेटा, महाराजा हर्षवर्धन है ना, ये किस भारत का राजा था? उत्तर भारत का था। हरियाणा आ गया, उधर आपका यूपी बिहार आ गया, मालवा मध्य प्रदेश आ गया, इधर पश्चिम बंगाल तक इसके कब्जे में आ गया। अब इसने ना सोचा कि उत्तर भारत में तेरा वर्चस्व है, तो इसने मतलब कोशिश की किस भारत की ओर बढ़ने के लिए? दक्षिण भारत की ओर बढ़ने की कोशिश की। और दक्षिण भारत में इसका सामना हुआ चालुक्य नरेश। नाम क्या था? पुलकेशियन द्वितीय नाम था। और 634-35 का वो टाइम था और महाराजा हर्षवर्धन के साथ इसका युद्ध हुआ। और इस युद्ध में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हुई थी? हार हुई थी। और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन को 634-35 में
किसने हरा दिया? चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। लिख लो 634-35 में महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया बेटा? चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने किसको हरा दिया? महाराजा हर्षवर्धन को। कब हरा दिया? 634। किस नदी के किनारे हरा दिया? और ये किस मतलब अगर पूछे किस वंश का राजा था? चालुक्य वंश का राजा था। नाम क्या था? हाँ, पुलकेशियन द्वितीय। कब हराया? किस नदी के किनारे हराया? कब हराया? किस नदी के किनारे हराया? किसने हराया? चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय। और इसके बाद है ना, महाराजा हर्षवर्धन ने कभी दक्षिण भारत की ओर नहीं देखा। ठीक है, बोला उत्तर भारत बचा पाया ना, वही बहुत है। ये अंतिम था कि इसने एक ही प्रयास किया, हार मिली, दोबारा भाई साहब दक्षिण की ओर मुंह करके भी नहीं सोया। ठीक है, तो ये चालुक्य नरेश ने कब हरा दिया? 634। इसकी जानकारी ना तो हमें देती बाण भट्ट की हर्षचरित्र देती है कि महाराजा हर्षवर्धन हार गए, ना इसकी जानकारी देती है हवेन स्वांग की सीयू की। क्योंकि जो दरबारी कवि होते हैं ना, वो राजा के बारे में कुछ गलत है नहीं लिख सकते, इसलिए ना इसकी जानकारी मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन की हार की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ये कोई राजा होता था रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने लिखवाया था। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था? राजा रवि कीर्ति के द्वारा लिखवाया गया। ऐहोल अभिलेख किस राजा ने लिखवाया था बेटा? रवि कीर्ति ने लिखवाया। और 647 ईस्वी में ना महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद एक वंश आया जिसका नाम था गुज्जर प्रतिहार वंश। लिख लो, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था बेटा? गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था? गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। तो वर्धन वंश आपका सकुशल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें मेन डेट याद रखनी है। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म 590 में, गद्दी पर 612 में शीलादित्य देवपुत्र की, 629 में हवेन स्वांग आया। हवेन स्वांग हरियाणा में 634 में आया। 634-35 में पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। हवेन स्वांग हरियाणा में 644 तक रहा। 647 में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन सा वंश आया भारत में? गुज्जर प्रतिहार वंश आया। समझ आ गया क्या? कल इसको 5 मिनट रिवाइज करवाऊंगा, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।